अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाजरीन, साने समझौता एक्सप्रेस, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सफरी समझौता था जिसकी पामाली न सिर्फ की गई बल्कि एक दरिंदगी का मुजाहरा किया गया हिंदुस्तान की जानिब से। और हिंदुस्तान ने इसमें दहशतगर्दों का इस्तेमाल तो किया लेकिन उनके हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर्स इसमें शामिल थे जिन्होंने 68 अफराद को जिंदा जला दिया। ये महज एक हादसा नहीं था, ये एक प्लान तैयार किया गया था 2006 में, जब हिंदू इंतहा पसंद कुछ दहशतगर्दों को बाकायदा तौर पर ट्रेंड किया गया। बजरंग दल ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की थी। और आपको पता है कि बजरंग दल, शिवसेना बशमूल आरएसएस, जिसे हम बीजेपी भी कह सकते हैं, ये वो दहशतगर्द अनासर हैं जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन एक समझौते के तहत चलने वाली ट्रेन, जो कि एक सफरी मुआहदे के तहत चलाई गई, उसमें एक अलमनाक वाकया रूनुमा करवाया। इसके बारे में आपको यह भी बताते चलें कि ये महज एक वाकया नहीं, जैसा कि मैंने आपको कहा, इसमें जो इस्तेमाल किया गया मवाद, उसमें मिट्टी का तेल भी था, सल्फर भी था और इसमें पोटाशियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल किया गया था। 2 बोगियों में ये आग लगाई गई, ये धमाके करवाए गए। पाकिस्तान ने इसके लिए मुश्तरका तहकीकात के हवाले से डिमांड भी की कि इसकी तहकीकात करवाई जाए, लेकिन भारत ने इससे इनकार किया। इनके मुजरिमों को गो के 12 साल तक से ज़ायद तक के अरसे तक इन पे एक पनिशमेंट तो नजर आई, लेकिन अदालत ने घुटने टेक दिए। कौन सी अदालत ने घुटने टेके? ये वही अदालत है जिसने बाबरी मस्जिद का एक मतनाज़ा फैसला सुनाया। और आपको यह भी बताते चलें कि भारत की साबिक जज, जिनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है, मरकंडे, उन्होंने ये बात कही कि अदालत ने घुटने टेक दिए और मरकजी मुल्जिमान को क्लीन चिट दे दी। 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों शवाहिद सामने आए, बल्कि बजरंग दल ने इसकी जिम्मेदारी खुद कबूल भी की। पाकिस्तान के साथ भी इसको जोड़ा गया, जैसा कि दीगर वाकयात, चाहे हम उड़ी हमले की बात करें, पठानकोट की बात करें, पुलवामा की हम बात करें, मुंबई अटैक्स की बात करें, पाकिस्तान के साथ जोड़ने में जरा बराबर, रत्ती बराबर 1 सेकंड का इंतजार नहीं किया जाता। नाक पे मक्खी बैठे तो वो पाकिस्तान ने भेजी है, गुब्बारा है तो वो पाकिस्तान का जो है एजेंट है, कबूतर है तो उसे भी पकड़ लो, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के, क्योंकि आपने सियासत करनी है पाकिस्तान कार्ड खेल के। ये था हिंदुस्तान का वो मकरूह चेहरा जो पूरी दुनिया ने देखा। इसका मरकजी जो किरदार था, इस पूरी साजिश जो ये रचाई गई, इसमें एक हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित था, जिसने ये पूरा जाल बुना, बाकायदा तौर पर इनकी ट्रेनिंग की। इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे कि इसमें मजीद जो हकायक को मसख किया जा रहा है वो क्या क्या है, किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया बैनुल अक़वामी सतह पर भी, उस पर भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है 73 कंट्रीज़ ने, जिसमें बशमूल बरतानिया और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को ख़त लिखा है कि अक़लियतों के साथ जो नारवा सलूक हो रहा है इसे फिलफौर बंद होना है चाहिए, और इंसानी हुकूक की बदतरीन जो पामालियाँ हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, इसको फिलफौर रोका जाए। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे, हम बैनुल अक़वामी तौर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इंटरफेथ हारमनी पर, बैनुल मज़ाहिब हमांगी पर यकीन रखने वाला मुल्क है, लेकिन दूसरी जानिब जो अपने ही बासियों के साथ हिंदुस्तान सलूक रवा रखे हुए है, चाहे उसमें सिख हों, चाहे उसमें मुस्लिम हों, चाहे उसमें क्रिश्चियंस हों, या अपनी ही जो निचली जातें जिनको ये कहते हैं, चाहे उसमें शूदर हों, दलित्स हों, उनके साथ जो सलूक रवा रखे हुए है, इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होनी थी, लेकिन भारत ने उसको सबूताज किया। और आपको ये भी बताते चलें, 100 साला तकरीबात ननकाना साहिब की, जिसके लिए कुछ सिख यात्री 700 की तादाद में पाकिस्तान आ रहे थे, उनका वीज़ा उनको नहीं जारी किया गया, बल्कि उन्हें वीज़ा नहीं दिया। यह है बैनुल मज़ाहिब हमांगी की जो बात करते हैं, और सेकुलर स्टेट, सो कॉल सेकुलर स्टेट का दावेदार है। इसी हवाले से हम तफसीलन प्रोग्राम में बात भी करेंगे। और अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूं, क्योंकि मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिस पे हम बात करने की, और एक इसे कूजे में बंद करने की कोशिश करेंगे, इसे समेट के बात करने की कोशिश करेंगे। अपने पहले मेहमान का तारुफ करवाते चलें, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने हमें स्काइप से ज्वाइन किया है, दिफाई उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका एवीएम साहब, आपने हमें वक्त दिया। नसीम सिद्दीकी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब। चौधरी खादिम अली मांडला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सरपरस्त आला हैं पाकिस्तान नेशनल पीस काउंसिल के। मांडला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर साद एस खान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं,
6 से ज़्यादा किताबों के, 8 से ज़्यादा किताबों के आप मुसन्निफ भी हैं। बैनुल-अक़वामी उमूर पर आपकी महारत है और आप बैनुल-अक़वामी सतह पर और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर भी दे चुके हैं। आपसे भी इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मैं एवीएम साहब आपकी तरफ आने से पहले कुछ अहम चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं, या अगर हम ये भी कह दें कि जो सिख यात्रियों के साथ जो सलूक रवा रखा हिंदुस्तान ने, इसी हवाले से ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो कि गोल्डन टेम्पल के हेड हैं, जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के हवाले से क्या कहा, आप भी सुने। आपसे फिर मैं इसका रिस्पॉन्ड चाहूंगा और अपने नाजरीन को भी कहूंगा कि आपकी तवज्जो चाहता हूं, क्या कह रहे हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह। ननकाना साहब सिखां ਲਈ बहुत अहम है। 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੱਥੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੱਥੇ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ बहुत ही गलत काम किया है। मैं समझदा कि केंद्र सरकार दा, केंद्र दी बीजेपी सरकार दा ये सिखां दी आस्था दे उत्ते एक किस्म दा हमला है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी एवीएम साहब, क्योंकि इसको मैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट भी ये है कि किसानों ने ट्रेन्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। एहतजाज अपनी शिद्दत पर है, अपने उरूज पर है। दूसरी जानिब सिख यात्रियों की ननकाना साहब हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए जो इकदामात करने थे उससे इनकारी हो गया हिंदुस्तान, और उन्होंने वीजा ही जारी नहीं किया, जबकि पाकिस्तान मुंतजर था और पाकिस्तान की जानिब से कोई रुकावट नहीं थी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, ये जो मौजूदा इंतहा पसंद हुकूमत है भारत की, ये उनकी जो बदहवासियों का एक तसलसल है। वो पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को जो है इलेक्शन कैंपेन में भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद भी अपने जितने दाखिली मसाइल हैं, अपनी जो भारतीय यूनियन है उसके जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट उसके सूबे हैं, उनके जो मसाइल हैं, बहुत सी अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं, और इसके अलावा बहुत सारे इंतजामी मसाइल, वो उन सब में किसी ना किसी पहलू से पाकिस्तान को इन्वॉल्व करते हैं, और उससे वो उसकी अपने जो है मीडिया की और अपने अवाम की तवज्जो और इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी तवज्जो हटाने की ये कोशिश हमेशा से करते हैं। अब आप इसमें देखिए कि जब से ये पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर का इनिशिएटिव लिया है, और ख़ास तौर पे गुरु नानक के 100 साला जो उनकी जश्न था उसके हवाले से जितना पाकिस्तान ने प्रोएक्टिवली जितना ओपन के लिए पॉलिसीज बनाई, तो ये चीज एक तरह से पाकिस्तान का ये जो ऑफेंसिव डिप्लोमेसी का इनिशिएटिव था, ये चीज भारत को ये पहले दिन से ही ये खटक रही थी, और उन्होंने अपने तय इसमें जब भी मौका मिला कोई ना कोई इस पे रुकावट डालने की कोशिश की। और ये जैसे अभी ये ज्ञानी साहब का आपने जो क्लिप चलाया है, उससे ये चीज जाहिर होती है कि ये इन लोगों के लिए कितना अहम मामला है। यानी ये उसी तरह है कि अगर जो कोई क्रिश्चियंस हो और वो वेटिकन जाना चाहते हो तो उनको किसी एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाए, या खुदा ना खास्ता मुसलमानों को हज या उम्रे पे जाने से अगर कोई रोक दे तो उनके जो जज्बाती कैफियत होगी, मेरा ख्याल है जो ये यात्री आना चाहते थे उनका भी मसला उसी तरह है। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने एवीएम साहब। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साद एस खान साहब, ये बताइएगा कि इस मौजू को तो हमने आखिर में ज़ेर बहस लाना था, लेकिन अभी एक डेवलपमेंट हुई थी जिस हवाले से मैंने एवीएम साहब से ये सवाल कर लिया। साने समझौता एक्सप्रेस एक दिल खराश वाक़या, जिसने कीमती इंसानी जानों का न सिर्फ ज़िया बल्कि उसमें पाकिस्तानी जिनकी तादाद 42 से ज़्यादा थी, कुल 68 इसमें जो अफराद थे उनको ज़िंदा जलाया गया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी तादाद यानी 42 जो हैं वो पाकिस्तानी थे। कुल 757 अफराद इसमें सवार थे, जिनमें 500 पाकिस्तानी सवार थे। आज तक इंसाफ नहीं मिला, आज भी लवाहिकीन और वो सरापा एहतजाज हैं और इंसाफ की तलाश में हैं, और ये इंसाफ के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या कहेंगे भारत का ये बेनकाब चेहरा हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, लेकिन इस पर कोई स्ट्रिक्ट किस्म की या कोई पाबंदी या उस पर कोई ऐसा इनिशिएट क्यों नहीं किया जा रहा कि भारत अपने इन अज़ाइम से पीछे हटे? देखिए, इसमें दो तीन बातें। एक बात तो ये है कि इंडिया में जुडिशल इंडिपेंडेंस उस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है।
जुडिशरी जो है वो तकरीबन तकरीबन एग्जेक्टिव के मातहत है। मिसाल के तौर पे जैसा कि ये कश्मीर में भी अब तकरीबन 1.5 साल से कर्फ्यू वाली सूरत हाल है, और जब लोग इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में गए तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि जी इंटरनेट की पाबंदी जो है वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के ख़िलाफ़ है, यानी जो आइन इंफॉर्मेशन की आज़ाद रसाई का आइन हक देता है, तो इसके खिलाफ वहाँ तो इंसानों की जानें जा रही हैं, वहाँ पर तो लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, वहाँ पे तो हज़ारों लोग लापता हैं। इंटरनेट तो एक छोटा सा मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो हम कुछ ना कुछ तो कह दें। तो कहने का मकसद ये है कि किसी जगह पे 8,000 बंदे गिरफ्तार हों और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कहे कि इंटरनेट बहाल कर दें, तो वहाँ पे हम ये समझें कि समझौता एक्सप्रेस में इंडियन सुप्रीम कोर्ट या इंडिया की कोई भी कोर्ट उनको सज़ा दे देगी, तो ये बात तो नाकाबिले फ़हम है। क्योंकि बुनियादी तौर पे इंडिया में ख़ास तौर पे मौजूदा गवर्नमेंट में एग्जेक्टिव इतनी मजबूत है कि ना तो मीडिया की इंडिपेंडेंस है कि मीडिया खुल के कुछ कह सकता है, ना कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस है। तो मैं आप इस बात को इसी तरह ख़त्म करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शन जुडिशल या मीडिया वगैरह के तो है नहीं, क्योंकि वो इंडिया में इतने इंडिपेंडेंट नहीं है। इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को चाहिए कि इसको जिस हद तक उजागर किया जा सके उसको करे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर के साथ ही ये मसला हल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, आप ये बताइएगा कि एक तो वो चीज़ होती है कि शवाहिद की तलाश, एक तो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीकाकार है, साइंटिफिक जो तरीकाकार है, वो तो भारतीय साबिक जज जो है मरकंडे, उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि हिंदुस्तान के पास वो साइंटिफिक तरीकाकार है ही नहीं है। एक तो है नहीं, दूसरा डेलिबरेट ही सब कुछ हुआ। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, जो मरकजी मुलजिम है इसका सुनील जोशी, उसको 2007 में कत्ल कर दिया गया। फिर इसका जो मरकजी मुजरिम है आनंद, वो एतराफ़ भी कर रहा है, यानी एतराफ़ भी हो रहा है, बजरंग दल जिम्मेदारी भी कबूल कर रहा है, और इसी तरह जो कर्नल पुरोहित हैं वो इसके मास्टरमाइंड भी करार दे दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी मुलजिमान बरी आज़ाद घूम रहे हैं। कत्लो गारत करो, गुंडागर्दी करो और बैनुल अक़वामी दुनिया को बेवकूफ़ बनाओ, बोलो हम तो सेकुलर स्टेट के बासी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप देखें मोदी की गवर्नमेंट जब से आई है इंडिया के अंदर, आपने देखा कि वहाँ पे अक़लियतों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। ख़ास तौर पे अगर आप कश्मीर को देखें कि तो उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया कि वो लॉकडाउन के अंदर है, कर्फ्यू है, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और यही लहर चलती हुई जो है बाकी हिंदुस्तान की तरफ भी आई है। वहाँ पे आप देखें कि सिखों का कितना बड़ा एहतजाज हो रहा है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के कान पे जूं तक नहीं रिंग रही। ये जो आप समझौता एक्सप्रेस का जिक्र कर रहे हैं, बड़ा ही अंदोनाक वाक़या था। देखिए उसके अंदर फैमिलीज थी, बच्चे थे, लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने गए हुए थे, और ट्रेन वापस पाकिस्तान की तरफ आ रही थी, और किस बर्बरियत के साथ बाकायदा एक प्लान बना के आप देखें कि जो अभी आपने बताया कि नाइट्रेट, पोटेशियम, बाकायदा उन्होंने वहां पे आग लगाई है, और इस तरह उन्होंने कुंडियां बाहर से भी लगा दी। अंदर तो लगी होती थी, क्योंकि ये जब ट्रेन चलती है तो उसमें अंदर से तो लगी होती थी, उन्होंने बाहर से भी कुंडियां लगा दी ताकि कोई बाहर ना निकल सके। सारी दुनिया ने देखा है कितना ही अंदोनाक और ख़तरनाक वाक़या था, और बजरंग दली, जैसे आपने कहा, बजरंग दल वालों ने दूसरे जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन इस वक्त जो अदलिया है भारत की, भले वो सुप्रीम कोर्ट हो, भले वो हाई कोर्ट हो, वो यरगमाल बने हुए हैं। ये RSS जो हिंदुत्व इनकी तंजीम है, उसकी आइडियोलॉजी चल रही है, और ये डरा धमका के रखते हैं। ये जजों को भी धमकाते हैं, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको भी, और कोई चीज़ सामने नहीं आने देते। आप देखें बाबरी मस्जिद का वाक़या हो, या समझौता एक्सप्रेस का वाक़या हो, या जो हैदराबाद दक्कन में दंगे फसाद हुए थे जिसमें मोदी को दहशतगर्द भी डिक्लेयर किया गया था, और अमेरिका पे जाने की उसकी पाबंदी मौजूद थी। लेकिन आप देखें कि वो दहशतगर्द जो है वो इतनी बड़ी रियासत का वज़ीर आज़म बना हुआ है, और वहाँ पे अपनी दहशतगर्दी का खुल के खेल रहा है, और दुनिया की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, किसी को नज़र नहीं आ रहा। और उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाया हुआ है, जजिस को यरगमाल बनाया हुआ है कि मुजरिम सामने हैं, वो खुद जो है वो अपना एतराफ़ कर रहे हैं जुर्म का, लेकिन सज़ा उनको नहीं दी जा रही, और खुले आम जो है वो अक़लियतों के साथ खून की होली खेली जा रही है। मांडला साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि इसका जो मरकजी मुलजिम था उसके एतराफ़ करने के बाद, और इसका जो मास्टर माइंड था जिसे चार्जशीट भी किया गया था, उसके बावजूद भी एक इसका जो मुजरिम ख़ास तौर पर जिसका नाम सुनील जोशी था, उसको 2007 में कत्ल कर दिया गया। गवाहों को कत्ल कर दो, मीडिया को खामोश कर दो, दुनिया को झूठ बोलो, उसकी आंखों में धूल झोंको। ये ट्रेंड, ये जो भारत की रविश है, या जो भारत ने ये जो मेथड एडॉप्ट किया हुआ है, ये कब तक ऐसी चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहली बात, जो इंसाफ की हालत है, वहाँ की अदालतें इंसाफ फराहम करने में नाकाम हैं, और बिलखसूस वो तमाम मुकदमात जिनका तल्लक RSS
अभी नोट भारत तंजीम के साथ है, वो तमाम मुकदमात आप देखेंगे कि इसी हुकूमत में सबका खात्मा होगा। आप बिल तरतीब देखते जाएं कि बाबरी मस्जिद, उसके अंदर क्या चीज़ बकाया रह गई थी कि जब वो फैसला होता है, फैसला होने के बाद जिनको बरी किया जाता है वो बाहर आकर मीडिया के आगे इकरार करते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को जलाया था, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, हम जो है ना फिर करेंगे, हम सारे वो सारा कुछ सामने नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि कौन सा वहाँ सबूत, कौन से शवाहद की ज़रूरत थी। और उसका जब फैसला लिखा जाता है तो फैसले में क्या कहते हैं कि शवाहद नाकाफ़ी हैं। कौन से शवाहद नाकाफ़ी थे? दुनिया की आंखें भी खुली हैं, दुनिया के कान भी खुले हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई भी उंगली उठा के उस तरीके से बात नहीं कर रहा जिसका वो मुस्तहिक है। जहां तक आप इसकी समझौता एक्सप्रेस की बात करते हैं तो देखो इसके 8 मुलजम थे। एक जिसका जोशी आपने नाम लिया, उसको 2007 में जो है ना उसका खुद मर्डर कर देते हैं। जैसे पुलवामा में उन्होंने खुद अपने बंदे, यानी कि वो किसी का नहीं है। और ये जो बंदे हैं असीम, महाराष्ट्र पुलिस ने पुरोहित को, कर्नल पुरोहित को चार्जशीट तक भी किया। मतलब कि हर चीज होने के बाद जो उनकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने लिख के दिया कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है ना ये हमला करवाया, इन बोगियों को आग लगाई है। तो मेरा ख्याल है कि वो एजेंसी हैं वो खुद इकरार कर रहे हैं कि जब ये हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी की आने के साथ ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर यह दबाव डाला गया कि जितने भी मुकदमात हैं जिनमें आरएसएस के लोग शामिल हैं, समझौता एक्सप्रेस हो, बाबरी मस्जिद हो, वो मस्जिद मक्का जो हैदराबाद वाला है वो सानिया हो, माली गांव हो, जो भी साने आते हैं वहां उनके साथ नरमी की जाए। सही, बिल्कुल आपने मांडला साहब दुरुस्त फरमाया। इसी हवाले से हरमीत सिंह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आपसे भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के पहले सिख एंकर पर्सन भी हैं आप और सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया हरमीत सिंह आपका। बहुत शुक्रिया जी सजाद साहब। हरमीत सिंह बताइएगा, 700 यात्रियों ने ननकाना साहिब आना था, 100 साल तकरीबात थी। गोल्डन टेम्पल के जो हेड हैं उनका एक साउंड बाइट भी हमने चलाया यहाँ पे, उन्होंने भी गुफ्तगू की। एक तो ये बताइएगा, क्योंकि मेरा सवाल कई पहलू लिए हुए हैं और मैं चाहूँगा कि आप इसको 1 बाय 1 बताइएगा। दूसरी जानिब सानिया समझौता, गोल्डन टेम्पल सानिया, इस तरह के कई सानियात में भारत मुलविस रहा है। भारत मुसलसल इनकार करता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है। दूसरी जानिब 73 कंट्रीज जो हैं अब उन्हें होश आया है और उन्होंने हिंदुस्तान को खत लिखा है और कहा है कि अक़लियतों के साथ जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, खास तौर पर इस वक्त जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हवाले से भी तवज्जो मबजूल करवाई और मकबूजावादी के मजालिम के हवाले से भी। क्या कहेंगे आप? सजाद साहब देखिए, बड़ी अफसोस की बात यह है कि भारत में जिस तरह सूरत हाल है, किसानों की बात तो हम पहले से ऑलरेडी, जिस तरह वो मजालिम और जिस तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, जिस तरह उन पे पाकिस्तान और खालिस्तान जैसी जो है उन पे ये बात की जा रही कि पाकिस्तान इनको फंडिंग करता है, ये सारे खालिस्तानी हैं। लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये इस बयानिया से मोदी सरकार को बहुत ही खतरा होगा। आने वाले दौर जो भारत के लिए वो तो है ही खतरनाक। लेकिन डॉक्टर साहब, ये अब जो मुख्तलिफ जाट बरादरियां हैं, जो सगवाल, दानियाल और ये कुछ ऐसे जाट बरादरी जो जिनके पास वोट बैंक है कसीर तादाद में, वो भी मोदी सरकार के खिलाफ हो गए। अब आप देखें कि जिस तरह 700 सिखों ने पाकिस्तान आना था, ननकाना साहब 100 साल जो तकरीबात थी जिसमें दुनिया भर के सिख आते हैं, तो उनके वीजे, पाकिस्तान ने उनको वीजे भी अलाट किए। उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे बॉर्डर पे आए तो कई सिखों के बयानात अगर आप देखें तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने सारा सामान, सब कुछ तैयारी कर ली पाकिस्तान जाने की, ननकाना साहब जाने की, लेकिन हमें बॉर्डर पर बगैर किसी कोई बात के, बगैर इसकी कोई हमें इन्फॉर्म किया, हमें रोका गया है। तो उसके साथ साथ ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो हिट करते हैं हरमंदिर साहब यानी गोल्डन टेम्पल को, उनका भी बड़ा सख्त किस्म का बयान आया। दूसरी दफा उनका ये बयान मैं देख रहा हूं कि वो मोदी सरकार पे तनकीद करते जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि
जिस तरह किसानों पर तो जो मजालिम है वो तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो अब मजहबी आजादी की बात है, मजहबी आजादी भी उनसे छीन ली गई है। अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनको बॉर्डर पे धमकाया जाता है, डराया जाता है कि आप कहीं वहां पे खालिस्तान की तहरीक में मिल जाओगे, पाकिस्तान से आपको फंडिंग होती है। तो ये मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट जो मैंने चीजें की हैं, जब मेरे सिख यात्रियों से वहां पे ननकाना साहब में बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमें बॉर्डर पर जब हम पाकिस्तान के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान जाओगे तो वहां पे ये माहौल होगा या लेकिन हम जब यहाँ पे आते हैं तो सारी चीजें उसकी बरक्स होती हैं। अब मैं एक और चीज आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूंगा कि जिस तरह के हालात हैं तो वहां पे ये हम तो बार बार सिखों और मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो क्रिश्चियन जो हिंदू बरादरी है उसमें बहुत बड़े एक्टिविस्ट जो हैं उनको भी जेल में डालना। हरमीत, आप ये बताइएगा, दिशा रवि का एक केस सामने आया था जिस पर एक इल्जाम लगाया गया और वो एक बात करें तो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 5 दिन जो है वो उनको हवाले कर दिया गया, रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये कौन से कवानीन है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनको भी कोई ना कोई उन पर जो एलिगेशन लगा के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसी तरीके से दीगर जो जर्नलिस्ट हैं वो भी अगर उसकी बात करते हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, बहुत ही हैरानी इस बात पे हो रही है। अब मोदी सरकार आए हैं तो अब हैरानी की कोई बात ही नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के हवाले से मैं अगर बात करूं जो हमने माजी की हुकूमतें देखी, इस किस्म का जो रवैया था स्टेट का आवाम के साथ वो बहुत ही मुख्तलिफ है। अब देखिए ग्रीटा थम्बलर जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो एक्टिविस्ट है, उसके साथ ये जो दिशा इन्होंने क्या कर दिया, दिशा रावी जो है इन्होंने उसके साथ कोई बातचीत होगी, क्योंकि जारी बात इन्होंने कुछ हैशटैग किया था किसानों के हक में बात आवाज उठाई, बिल्कुल अकेले। रेहाना की ट्वीट का ये एक फॉलो अप कह दें या रीट्वीट कह दें? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि चलो हम तो पाकिस्तानी है, अगर हम पे इल्जाम है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, रेहाना हो गई, क्रीटा हो गई, जो कांग्रेसी अमेरिकन के जो लीडर है, यूके के तकरीबन 40 जो अरकान पार्लियामेंट है, उन्होंने जो चीजें लिखी, जो लेटर लिखे, तो क्या हमने उनको कहा था कि भाई आप हिंदुस्तान के खिलाफ लिखें? मोदी की अपनी पॉलिसियां हैं, 73 ममालिक जो है उसमें यूके भी शामिल है, यूरोपियन ममालिक की 20 दीगर जो ममालिक है वो भी शामिल है। उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा है मोदी सरकार को कि भाई आप जिस तरह मजाक, जिस तरह जुल्म, जिस तरह इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है भारत में सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, तो इस चीज को रोके। अब एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि अभी आप देखें सिद्दीक कप्पन, कफील खान, ये कैसे किन मनोहर फारूकी का केस आपको याद होगा, बगैर किसी इल्जाम में उसने तनकीद किस पे की थी? तनकीद उसने बीजेपी की हुकूमत पे की, उसको रिलेट किसके साथ किया गया? देवी देवता के साथ किया गया कि हिंदू देवी देवता का मजाक ही उड़ाते रहते। हालांकि जो इंदौर की पुलिस है वो इस बयानिए से वो उनका बयान बिल्कुल सामने आ चुका है कि मनोहर फारूकी के हवाले से हमारे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम उसे गिरफ्तार किया है। तो बात यह है कि योगी सरकार, मोदी सरकार इस वक्त बौखलाहट की शिकार है, और मैं ये खुल के बात इसलिए कर रहा हूं कि देखें अब किसानों के हवाले से आप देखें तो इनको ये बहुत बड़ा मसला है कि अब इन्होंने यूके को लेटर लिखा है कि हम इन जो आई तरामीम हमने की है इसके हवाले से हम क्या करें। मतलब आप इतने बुखलाहट के शिकार हो चुके हैं कि अपनी पार्लियामान से लेके निकल के आप यूके से मशवरा ले रहे हैं। तो अब आप देखें कि ट्रेन पूरा हिंदुस्तान जैम हो चुका है, बड़े बुरे हालात है तो हिंदुस्तान में 6 माह से बल्कि 7 माह से ग़िज़ाई जो है बहरान आगे आने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि गल्ला होगा नहीं है। तो डॉक्टर साहब बड़े मसाइल हैं हिंदुस्तान में, लेकिन कोशिश उनकी ठीक है यही होती है कि 24 आवर वो हमारे खिलाफ कोई ना कोई मामला उनके लगे रहते, उनके चैनल और उनके। बहुत शुक्रिया हरमीत सिंह। जिस तरह आपने कहा कि एक ग़िज़ाई किल्लत का जो है वो सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, और इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जैम है, यानी ट्रेनें जो हैं उनको बंद कर दिया गया है, ट्रेनें अब पटरियों पे नहीं चल सकेंगी, और ये कमिटमेंट है क्योंकि डेफिनेटली हम अगर बात करें सिख बिरादरी की कमिटेड लोग हैं, और उनके साथ जो नारवा सलूक है, जो उनके साथ गैर आईनी जो अमेंडमेंट करके और जो बिल्स लाकर और उनकी जो हक हुकूक हैं उनको सलब करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके अलावा उसके हवाले से वो उठ खड़े हुए हैं। एवीएम साहब, आपने हरमीत सिंह की भी गुफ्तगू सुनी। अरकान पार्लियामेंट पहले टेकअप करते हैं यूरोपीय यूनियन के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, फिर EU डिसइंफो लैब का मामला होता है, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि वक्त कम है मैं तमाम डेवलपमेंट्स का जिक्र नहीं कर सकता। इस वक्त जो किसानों की तहरीक है और जो प्रोटेस्ट है, ये क्या रंग लाएगा?
ये यकीनन इनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ये उसको बहुत बुरी तरह इफेक्ट करेगा, और ये मेरे भी ख्याल में ये रोल बैक नहीं होगा, ये जो अनरेस्ट है, क्योंकि इसमें इसकी मल्टीपल इसके फैसेट्स हैं। इसमें जो है इसमें लोगों का फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनके साथ जो तरजीही सलूक हो रहा है वो है, फिर उसके अलावा जो पाबंदियां उनके ऊपर लगाई जा रही हैं वो उनके अपने आइन कानून और जो रूल्स हैं उनके मुताबिक भी उनको एक शहरी की हैसियत से जो वहाँ पे जो उनके प्रिविलेज हैं ये उन सब की पामाली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी रियासत में इतने मासिव लेवल पे जब हुकूमत जो है ऐसे जबरी हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो वो अवाम जो है वो उसको खामोशी से बर्दाश्त करते रहेंगे। सही। तो ये यकीनन आने वाले दिनों में उनके लिए ये मुश्किलात होंगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर सारिस खान साहब ये बताइएगा कि ये तमाम डेवलपमेंट्स को अगर हम मद्देनजर रखें, भारत बौखलाहट में आकर बहुत सारी गलतियां कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जब इंसान एग्रेसिव होता है, बौखला जाता है, तो बौखलाहट में कभी वो लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री पे ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, मकबूजावादी में मजालिम में शिद्दत ले आता है, अकलियतों पर मजालिम में शिद्दत ले आता है जी। इस बौखलाहट का ड्रॉप सीन क्या होगा? इस बौखलाहट से आखिर आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के जो बासी हैं वो भी उठ खड़े होने पर मजबूर होंगे या कोई सिनेरियो चेंज होने जा रहा है? देखिए जी, मुझे तो सबसे ज़्यादा खौफ जो है वो एक ब्लड बात का है, क्योंकि मुजाहिरीन जो हैं वो उन्होंने अपना मेटल दिखा दिया है। मतलब 80-90 दिन है, उसमें से बहुत से बुजुर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, दिल्ली की इंतहा की सर्दी है, सड़कों पे सो रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर जो है वो हाइजीन का इंतज़ाम नहीं है, खाने पीने का ये वो, और उसके बावजूद पुलिस तशद्दुद को और सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते रहे। यहाँ तक कि मुजाहिरीन ने आप कह लें कि तकरीबन लाल किला फतह कर लिया और ऊपर से तिरंगा झंडा उठा के फेंक दिया। तो इस हद तक वो मुतनफ़र हैं, हालांकि वो इंडिया के अपने लोग हैं। तो जो मौजूदा इंडिया की सरकार है उसका अगर आप पास्ट का थोड़ा सा भी जायज़ा लें तो जो उन्होंने सिटीज़न अमेंडमेंट बिल के जो मुखालिफ मुजाहिरों के साथ जिस तरह उन्होंने ट्रीटमेंट की यूपी वगैरह में, जिस तरह कश्मीर में जिस वक्त 5 अगस्त के वाक़यात के ख़िलाफ़ आर्टिकल 370 की रिवोकेशन के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए, तो एट वन पॉइंट इंडिया जो है वो फिर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो बहुत बेरहमी से उसको कुचल सकती हैं। तो मुझे ख़तरा ये है कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ी जो है पुलिस या फ़ौज की कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाए, क्योंकि 11 मुज़ाकरात के राउंड हो चुके हैं मुजाहिरीन के साथ, फार्मर्स के साथ, 11 के 11 नाकाम हो चुके हैं। नाकाम हुए। गवर्नमेंट ने कहा कि हम 18 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं बिल्स, उन्होंने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्टे को भी नहीं माना। उन्होंने कहा हम वापस नहीं जाएंगे खाली स्टे पे जब तक ये बिल्स रोल बैक ना किए। तो ये अपने इन्वेस्टर्स के लिए ही काम करता रहेगा नरेंद्र मोदी, उसको अपने लोगों का, अपने वोटर्स का, अपने सपोर्टर्स, किसी का उसको कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे लोगों पर भी मजालिम ढा रहा है जो इनके वोटर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो मेरा ख्याल है कि जैसे अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने वाली बात है, क्योंकि ये जो है पंजाब और हरियाणा ये इंडिया की फूड बास्केट है। 65% जो पूरे इंडिया का वीट है 1.25 अरब लोगों का, वो पंजाब, ईस्ट पंजाब और हरियाणा में पैदा होता है। आज वो सड़कों पे, आज वो लोग सड़कों पे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इवन पाकिस्तान को भी कम से कम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता क्राइसिस आ जाता है तो हो सकता है पाकिस्तान में वहाँ पे भी लोग भी भाग के आए, और पाकिस्तान को मेडिकल सपोर्ट या ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देने से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। वैसे आपकी बात बड़ी अहम है नसीम सदीकी साहब। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बड़ा चर्चा था, और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये भी पूरी दुनिया में बड़ा काम कर रहा है। कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, ह्यूमन राइट सोशल एक्टिविस्ट, या इस हवाले से जो ग़िज़ाई किल्लत और पानी और इन वसाइल के हवाले से दुनिया को तंबीह करते हुए आ रहे हैं, वो भी खामोश। आप देखें कि असल मसला ये है कि भारत बहुत बड़ी आबादी है, 1 करोड़, तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के करीब, इनसे संभाली नहीं जा रही। इसके असल मसले का हल तो यही है कि वहाँ पे रेफरेंडम होना चाहिए और सिखों को उनकी अलग रियासत दी जाए, कश्मीरियों को उनकी अलग रियासत दी जाए, नागालैंड वालों को उनकी अलग रियासत दी जाए। और ये मुझे लग रहा है कि ये जो मामला है वो इसी तरफ जा रहे हैं कि इंडिया के मज़ीद टुकड़े होंगे, क्योंकि आप देखें ना कि इतना बड़ा मुल्क है और आप जो इतनी बड़ी अजनास आपको सप्लाई करता है, हरियाणा, पंजाब और सिख बरदरी कितनी मेहनती कौम है, उनके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में
में तो मुझे यही हालात लगते हैं। आप देखें कि जिस तरह पाकिस्तान है, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना यहाँ पे हुकूमत संभाली तो उन्होंने सिखों के लिए जो है वो भी खोल दिया, वहाँ पे उन्होंने कहा करतारपुर बनाया, वहाँ पे उनको आने की दावत दी। जो हिंदू यात्री हैं उनको भी खुलेआम दावत है कि वो भी पाकिस्तान में अपनी ज़ियारतों पे आए और आके यहाँ पे उनकी ज़ियारतें करें। आ रहे हैं, हमने तो हमेशा अपने दरवाजे, हमने तो अपने दिलों के दरवाजे बड़ा भी गुड खुले जेस्चर रखे हैं दिया सर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। लेकिन आप देख लें कि मोदी पूरा इंडिया इस वक्त जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर है। वहाँ पे जिस तरह लेकिन एक सवाल है नसीम सिद्दीकी साहब, पूरी दुनिया से भी ये सवाल है, हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई कांग्रेस से भी ये सवाल है, आम आदमी पार्टी से भी सवाल है, दीगर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से भी ये सवाल है, ये क्यों खामोश हैं? इतना खौफ है, इतना डर है। इसकी बात यह है कि आपको पता है मोदी सरकार जो है वो पूरी एक माफिया की तरह एक्ट कर रही है। आरएसएस जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसने सबके मुंह बंद करवाए हुए। जो मुंह खोलता है, जो बात करना चाहता है, वो सहाफ़ी हो, वो सियासतदान हो, वो कोई और दानिश्वर हो, वो उसको उठा के ले जाते हैं। जिस बुरी तरह लिंचिंग करते हैं, आपने देखा कि सड़कों पर घसीट के मारा जाता है। शरीफ आदमी वहाँ पर कहाँ से अपनी आवाज़ उठाएगा? आप देख लें सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट देखें, जब पेशावर में एक वाकया होता है हिंदू मंदिर के साथ, तो किस तरह सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेता है और अपने लोगों के खिलाफ फैसला भी देता है, उनको जुर्माने भी करता है। लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा है, हाई कोर्ट खामोश बैठा है, जितनी बड़ी ताकतें खामोश बैठी हैं, क्योंकि वो इनकी गुंडागर्दी से डरते हैं और इन्होंने अपनी गुंडागर्दी से ही जो है वो इस वक्त इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल सामने आ रहे हैं। अच्छा मांडला साहब, ये बताइएगा कि बोलने वाले अशखास की तादाद बतदरीज कम होती जा रही है और बिल्कुल ना होने के बराबर, लेकिन कुछ निडर लोग अब भी मौजूद हैं, जिसमें एक शत्रुघ्न सिन्हा जो एक बड़े मारूफ आर्टिस्ट हैं वो भी बोल पड़े, नसीरुद्दीन शाह भी बोल पड़े, से माजी में भी बोलते रहे। लेकिन अरुंधति राय जो है एक जर्नलिस्ट हैं और वो खुल के भी बात करते हैं। आप नहीं समझते कि अगर आवाज़ बढ़ जाए और इस हवाले से जो है रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी को मजीद उजागर किया जाए हिंदुस्तान के अंदर, सहाफ़ी और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, तो आप नहीं समझते कुछ प्रेशर आएगा? क्योंकि अंदरूनी प्रेशर नहीं नजर आ रहा। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि इसकी जो बनाफकत है नरेंद्र मोदी की, वो यहाँ तक बढ़ गई है कि अभी अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक शुरू हुआ है तो वहाँ उसने एक चादर भेज दी दरगाह के लिए कि इसको ऊपर चढ़ा दे, जबकि इसके हाथ खून से रंगे हुए, गुजरात से लेके कश्मीर से लेके पूरे हिंदुस्तान में जो है वो इसके हाथ जो है वो खून से रंगा है, वो उधर भेजी है। फिर दूसरी तरफ आप देखें जो राम मंदिर की उसने अभी इफ्तिताह किया है, जो बाबरी मस्जिद की जगह, तो वहाँ चंदा लेने के लिए ज़बरदस्ती बंदे सरकारी मशीनरी को भेज के घर घर से जो है वो चंदा वसूल कर रहे हैं। अगर कोई चंदा नहीं देता तो उसके दरवाजे के ऊपर एक इश्तिहार जो है वो चस्पा कर रहे हैं ताकि उनसे जो है इंतकाम लिया जाए। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है, देखो ना कोई मस्जिद हम बनाते हैं तो हम दूसरे मजहब को तो जाकर नहीं ये कहते, वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। भाई आप हिंदू से लो, मंदिर का जो है वो चंदा आपने लेना है तो वहाँ देखें। फिर दूसरी मुनाफिकत देखें, वहाँ चादरें बुझा रहा है और यहाँ जो सिख यात्रियों ने आना था उनको वीजा नहीं दे रहा, ये आलम है उसका। तो जब ये सारी चीजें दुनिया देख रही है लेकिन दुनिया की आंखें बंद है, जिस तरफ आपने इशारा किया कि जब आवाज बढ़ी, आवाज एक दिन बढ़ता है क्योंकि भारत ने टूटना है, इसलिए टुकड़े टुकड़े होना है, और टुकड़े जब इसका जुल्म बढ़ेगा तो आवाजें भी उठेगी, लोग ये आदा कर लेंगे, तहैया कर लेंगे कि हमने बिलक बिलक के जो मरना है, तो वो सामने सीना तान के जब बिल्कुल आपकी बात तो से ये इतना बुज़दिल है आपके सामने है कि लद्दाख में जब पटाई हुई, चाइना ने जो है कब्जा कर लिया इसकी जमीन के अंदर, इसकी फौज सिर्फ नहत्ते गरीबों के साथ लड़ सकती है, ये जंगजू फौज उसकी नहीं है। अगर ये सिख, वहां के मुसलमान, वहां के दिल्लत और क्रिश्चियन ये सारे उठ के खड़े हो गए तो इसकी फौज जो है ना वो बैरकू में क्या पता नहीं कहां भाग। बिल्कुल आपकी कहने का मकसद ये नतीजा भी अखज़ किया जा सकता है कि बहुत जल्द ये आवाजें उठेंगी। आखिर कब तक आप लोगों को इस तरह डरा धमका के उनके फंडामेंटल राइट्स को, उनके बोलने की आज़ादी को आप सलब करेंगे, उन्हें रोकेंगे? ये सिलसिला रुकना नहीं है। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर होने वाले मजालिम, अक़लियतों के साथ मजालिम। साने समझौता एक्सप्रेस के जो मुजरिमान थे उनको क्लीन चिट दे दी गई, सिख यात्रियों को भी रोका जा रहा है। AVM साहब ये बताइएगा, इतने महाज खोल दिए नरेंद्र मोदी ने, बौखलाहट में आके इतने महाज खोल दिए, एक तवज्जो हटाओ कैंपेन तो चला रहे हैं वो ऑलरेडी मकबूजा वादी के अंदर जो होने वाले मजालिम, लेकिन मकबूजा वादी के अंदर की आवाज़ें जो हैं अब वो बैनुल अक़वामी दुनिया की जो है उसके कानों में लगती हुई दिल में उतर के ज़मीर को थोड़ा झंझोड़ना शुरू कर दिया है। तो आप नहीं समझते कि मोदी के लिए खतरे की घंटी बज गई है? जी बिल्कुल, देखिए जब तक भारत ने कश्मीर को एक पाकिस्तान से लिंक करके एक दहशतगर्दी और उसका नैरेटिव जब तक उनका चल रहा था, तो उस वक्त 9/11 के बाद जो इंटरनेशनल क्लाइमेट थी वो बड़ी अवर्स थे लोग दहशतगर्दी के लफ्ज से, और मुसलमानों के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से वो इन चीज़ों को इस तरीके से एक परसेप्शन बनाई गई थी कि अगर हम उस वक्त देखते तो सिर्फ एक ये जो कश्मीर का मसला था उसमें दुनिया का रवैया मुख्तलिफ था। लेकिन बाद में जब ये इंसानी हकूक की इन्होंने जो है पामाली शुरू की और वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज में जब उसकी आवाज़ हुई और जितने इंटरनेशनल फोरम है, ह्यूमन राइट्स वॉच हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं और यूरोपियन यूनियन की कमीशन है, जब उन लोगों ने इसको ह्यूमन राइट्स के एक मसले के तौर पे उठाया तो उसमें से वो जो पाकिस्तान वाला एलिमेंट था इंडियन नैरेटिव का और जो मुसलमानों वाली बात थी वो चीज जो है वो पस मंजर में चली गई और अब सारी दुनिया जो है इसको एक इंसानी हकूक की पामाली के मसले के तौर। अच्छा AVM साहब ये बताइएगा, ये जो 73 कंट्रीज ने जो खत लिखा है हिंदुस्तान को, उसमें ये जो मकबूजा वादी के मजालिम है, अक़लियतों के साथ जो मजालिम है, इसको फिलफौर बंद करने की डिमांड की गई है। हम ये कह सकते हैं कि इससे भी कोई असर पड़ेगा, आप समझते हैं? क्योंकि मोदी तो हटदर्मी से अपने बाज नहीं आता, उसने तो गुंडागर्दी नहीं छोड़नी। नहीं देखिए जी, वो तो क्योंकि वो एक एजेंडा लेके आए हैं और वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका जो है अवाम का वोट नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जवाबदेह है अपने उस RSS के जो मास्टरमाइंड्स हैं, जो RSS को चलाने वाले, जो उनकी कोई जो भी एक कोर ग्रुप होगा वो उनको जवाबदेह है।
तो इसलिए वो तो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनके रवैये में एक पॉजिटिव चेंज आने की उम्मीद है। बिल्कुल और सही हम इसमें हमें ये देखना है कि पाकिस्तान किस तरीके से इनको सपोर्ट कर सकता है। हमें अपनी प्रो एक्टिव डिप्लोमेसी से इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के हवाले से एक और चीज भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखिए, भारत बड़े सिलेक्टिवली इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ कार्ड्स को। जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो लॉज हैं और जो यूएन की करारदादें हैं मसला कश्मीर के बारे में, तो भारत का जवाब होता है कि जी ये बायलैटरल समझौतों के तहत हमें आपस में इसको हल करना है। अब ये जब ये समझौता एक्सप्रेस जो है ये क्लासिक एग्जांपल थी दो मुल्कों के दरमियान बायलैटरल ताल्लुकात की। ये जो है हमने उसी स्पिरिट में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के तौर पे इस पे एग्री किया था। और अब भारत ने खुद ही ये समझौता एक्सप्रेस को जो बॉम्बिंग का जो इंसिडेंट है वो करने से उन्होंने खुद ही सैबोटाज किया अपने उस नैरेटिव को कि हमें अपने मसाइल को बायलैटरल सही। ठीक है एवीएम साहब, बात आप बड़ी आपने खूब बात की। डॉक्टर साद खान, वो शेर आया पूरा लंबा तो मैं वाकया नहीं सुनाना चाहता, क्या हिंदुस्तान में ही ऐसा होने वाला है? साना समझौता, मुंबई, पठानकोट, पुलवामा, जितने इंसिडेंट भी हुए हैं उसमें भारत ने मुंह की खाई है, अपना झूठ का पलंदा सबके सामने आ गया, एक्सपोज हुए। खुद हिंदुस्तान के अंदर जब तहकीकात होती हैं तो तहकीकात में भी ये मुजरिम साबित होते हैं। तो ऐसा अब आप समझते हैं आने वाले दिनों में अब जो है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अब ये पाकिस्तान बैशिंग और पाकिस्तान कार्ड अब नहीं चलेगा? देखिए ये डिपेंड करेगा कि हमारी वेरी शॉर्ट सर प्लीज जी हमारी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग है। देखिए इंडिया ने जिस तरह भी एवीएम साहब कह रहे थे कि दुनिया की नब्ज को पकड़ा, वहां पे आज़ादी की तहरीक चल रही थी, लेकिन दुनिया टेररिज्म के बारे में 9/11 के बारे में बड़ी सेंसिटिव थी, तो उन्होंने टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ हर वाक़े का इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। हम जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, अब हमें भी चाहिए दुनिया की नब्ज को पहचाने। वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ह्यूमन राइट्स से बात कश्मीर में आगे निकल गई है। क्रिमिनल कोर्ट्स जाए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आप समझते हैं यही दो डोमेन है या व्याना भी हमने जेनेवा जो जेनेवा ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसका एक स्पेशल रिपोर्टर होता है फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, इंसानियत के खिलाफ जराइम, ह्यूमन राइट वायलेशन एक मामूली चीज है, इंसानियत के खिलाफ जुर्म। देखें गैम्बिया जो है, आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं सर, मोरालिटी से काम चलेगा? देखिए चलना पड़ेगा क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। सही है, ठीक है। बी नसीम सिद्दीकी साहब, मोरालिटी और रियलिटी। देखिए डॉक्टर साहब, मोदी का और भारत का जो भयानक और शफाक चेहरा है वो दुनिया के सामने आ गया है। यहाँ पे मैं एक क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देना चाहता हूँ। उन्होंने 2019 में जो यूएनजीए में खड़े होकर तकरीर की थी ना, उससे दुनिया की आंखें खुली, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट्स की वहाँ पे जिक्र किया। और दूसरी बात यह है कि आपको एक मैं बात बताऊं कि यूरोप में जो है ना वो सेकेंड वर्ल्ड वार को बड़े ही बुरे नजर से देखा जाता है। तो जब उनको तशबीह दी गई हिटलर के साथ और फाशिस्ट नाजी के साथ, यानी ये तब दुनिया की आंखें खुली कि शायद ये चीजें ईस्ट में भी हो। ठीक है मांडला साहब, आप जरा कंक्लूड कर दीजिएगा, खासतौर पे साना समझौता के हवाले से। भारत जो कुछ कर रहा है पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे, हम दुनिया बन रही है बेवकूफ। देखिए जी, बात यह बड़ी क्लियर बात है कि जिस तरीके से इंडिया अपनी अग्रेसिव पॉलिसी अपना के आगे बढ़ रहा है, जब बांग्लादेश तोड़ने का वो सरेआम उसको तस्लीम करता है, इंडिया में 370 और 35A का वो खात्मा करता है, अहले ऐलान करता है, बलोचिस्तान में जो है ना कार्रवाई करने का वो ऐलान करता है, गिलगित बल्तिस्तान की बात करता है, तो हम बात क्यों नहीं करते? हमें उसी तरीके से अग्रेसिव पॉलिसी उसके खिलाफ बनानी पड़ेगी, इंटरनेशनली भी, फिजिकली भी, हर लिहाज के साथ। जितनी वहां जो है ना वो नफरत है इसके बहुत खिलाफ। शुक्रिया आपका चौधरी खादिम अली मांडला साहब, एवीएम रिटायर्ड इजाज मलिक साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, डॉक्टर साद खान साहब, आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।